दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन देखिएगा ज़रूर अंत तक। वीडियो मैं इस मुद्दे पर बना रहा हूं कि पिछले 10 साल मनमोहन सिंह की जो सरकार रही और अभी के जो 10 साल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, इनके जो अंडर में जो सरकार चल रही है एनडीए की, दोनों का कंपेयर कर रहा हूं कि ट्रक इंडस्ट्री के लिए दोनों का क्या योगदान है, कितने रिफॉर्म किए, कितने काम किए, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। इसके ऊपर पूरी वीडियो है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर कोई कमेंट करना है, कुछ भी बोलना है तो वीडियो पूरा देखने के बाद ही बोलिएगा। हम वादों की बात नहीं करेंगे, किसने क्या वादे किए थे या क्या वादे भविष्य के लिए किए हैं। जो 10-10 साल के लिए जो काम किए, जो रिफॉर्म किए ट्रक इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ उसी पर हम बात करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे दोस्तों। और आपको देखना है, आपको बताना है कि किसका आपको शासनकाल बेहतर लगा। और चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, अभी जो सरकार चल रही है एनडीए की, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी की बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए। तो दोस्तों एक एक करके मैंने सारे काम यहाँ लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है दोनों की, तो भूल जाने की संभावना है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ लिख के रखा है। तो सबसे पहला काम, जो ट्रकों की लोडिंग कैपेसिटी जो इंक्रीज़ की अभी वाली सरकार ने, अभी सब पहले मैं जितने भी अभी आपको बताऊंगा, सब जो अभी मौजूदा सरकार के बारे में बताऊंगा, एनडीए सरकार के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने 25% ट्रकों की लोडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ की। हाँ, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी को फ़ायदा हुआ या इंडस्ट्री से इसका नुकसान हुआ है, पर दोस्तों क्या है कि 40-50 सालों से हमारे जो देश में जो पुराने ट्रक होते थे, जहाँ अभी के जो ट्रक थे, मान लीजिए पहले जो गाड़ी 16-200 GVW था, अभी भी जिसका 16-200 GVW था आज से 5-7 साल पहले, तो दोनों की लोडिंग कैपेसिटी में फ़र्क था। पुरानी गाड़ी जो थी ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी थी उसकी, और नई वाली की कम थी, क्योंकि GVW तो बराबर था। लेकिन दोस्तों जो अभी वाली गाड़ियाँ थी, ये गाड़ी हेवी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, सारे पार्ट्स इनके बड़े हो गए थे, हेवी हो गए, तो इसके कारण इन गाड़ियों का जो अनलेडन वेट था, टेयर वेट बढ़ गया था। इसी के कारण इनकी जो लोडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती गई। जैसे पुरानी जो 12-10 गाड़ी होती थी, तो उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी लगभग 10 से 11 टन होती थी, तो अभी जो नई वाली 16-13, 16-12 जो गाड़ियाँ होती थी, इनकी लोडिंग कैपेसिटी लगभग 9 टन या उससे भी कम हो गई थी। तो दोस्तों वेट बढ़ने से ये फ़र्क पड़ गया था, तो इसीलिए लोडिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी था। एक तो ये काम किया। दूसरा काम बात करते हैं दोस्तों कि कभी कभी क्या होता था, कहीं कोई आरटीओ 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो का भी मोटा चालान कर देता था, पूरा 1 टन का ओवरलोड का चालान कर देता था। और टोल पर भी जो टोल वाले होते थे, कई बार 150 किलो के लिए ही उसकी डबल जो है टोल की रसीद काट देते थे, पेनल्टी उसको डबल लगती थी। तो वहाँ फिर सरकार ने क्या किया, जो प्रधान या हमारे जो परिवहन मंत्री थे नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने क्या किया कि 5% जो थी, जितनी भी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी, उसके बाद भी जो 5% जो थी उसकी छूट कर दी कि उतना तक किसी का भी चालान ओवरलोडिंग का नहीं होगा। किसी भी गाड़ी का GVW से 5% ऊपर नीचे होने से उसको छूट थी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं तीसरा काम उन्होंने किया, जो ओवर हाइट थी, वैसा जैसे लोडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ की, उसी तरह लोडिंग जो ट्रकों की जो हाइट होती थी, हाइट की जो लिमिट थी उसको भी इंक्रीज़ किया गया। अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग है, जैसे मीटर्स में होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपको फुट में बता देता हूँ। जैसे डाला बॉडी वाले जो ट्रक थे, उनकी जैसे 12 फीट के करीब हाइट होती थी, लोडिंग जो लिमिट होती थी, तो उसको बढ़ा के 13 किया। कंटेनर की अलग की, जैसे कार कैरियर है उनकी अलग है, सब गाड़ियों की अलग अलग है, उनको भी बढ़ाया गया। और दोस्तों एक काम उन्होंने और किया, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी उन्होंने 2-3 काम किए। एक ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर काम किया कि जो पहले 8 क्लास का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता था ट्रक ड्राइवर को लिए, हेवी लाइसेंस बनाने के लिए, चाहे ट्रक हो चाहे बस हो, 8 क्लास का जो है स्कूल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता था, उसको भी बंद किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइसेंस नहीं बनते थे, बिना पढ़े लिखों के भी बनते थे, लेकिन वो अपना रिश्वत दे के किसी तरह से बनते थे। लेकिन इसको फिर लीगल तरीके से ये बनते हैं, बिना किसी भी 8 क्लास के, 7 क्लास के, मैट्रिक के, कोई भी सर्टिफिकेट के बिना। सिर्फ ड्राइवर को कोई भी एक लैंग्वेज जो है पढ़नी आनी चाहिए।
और एक काम इन्होंने किया दोस्तों, पहले जो हेवी लाइसेंस होता था उसकी जो वैलिडिटी होती थी 3 साल की होती थी, हर 3 साल पे उसको रिन्यू करना पड़ता था, उसको फिर बढ़ा के अभी 5 साल कर दिया गया। और एक काम किया गया दोस्तों कि पहले जो भी लॉन्ग रूट में चलने वाली गाड़ियाँ होती थी, नेशनल परमिट गाड़ियाँ होती थी, उनके क्या होता था, उनके ऊपर डबल ड्राइवर कंपलसरी होता था कानूनन। आपका सब पेपर होने के बावजूद, होके भी सारे टैक्स इंश्योरेंस होके होने के बावजूद, आपका माल वगैरह सब अंडरलोड होने के बावजूद भी लास्ट में आपको अधिकारी कहते थे कि लाओ भाई डबल ड्राइवर लाओ। डबल ड्राइवर तो संभव नहीं था, तो वो कानून भी रद्द किया गया। ये काम भी हुआ, एक बहुत ही अच्छा काम हुआ था दोस्तों ये। अब आगे एक और काम उन्होंने किया कि दोस्तों जैसे पहले ड्रेस होती थी, ड्रेस कहीं कहीं ड्रेस का भी चलान किया जाता था कि ड्राइवर को ड्रेस पहनना अनिवार्य था, उस कानून को भी ख़त्म किया गया, कोई ड्रेस की अनिवार्यता नहीं रही। उसके बाद जैसे ट्रकों का एक नेशनल परमिट कलर होता था, लाइट ब्राउन टाइप का, इसी टाइप का जो मेरे पीछे कलर है, ऐसा ही कलर जो उनकी बॉडी पे कंपलसरी होता, जो नेशनल परमिट ट्रक होते थे, उस कानून को भी हटा दिया गया। अभी आप अपने ट्रक की बॉडी पर कोई भी, केबिन पर कोई भी कलर करवा सकते हैं। और दोस्तों जो जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है पहले गाड़ी में रखने पड़ते थे, अभी वो कानून भी ख़त्म हो गया। आपको आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस वगैरह अगर फिजिकल कॉपी आपकी गाड़ी में हार्ड कॉपी नहीं भी है तो आप डिजिटल भी उनको दिखा सकते हैं। आप जहाँ कह सकते हैं किसी अधिकारी को कि आप मेरा ऑनलाइन चेक कर लीजिए। पहले क्या होता था, अगर कोई डॉक्यूमेंट नेशनल परमिट वगैरह दिखाया करता था पुराने ज़माने, तो जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे वो कहते थे कि ओरिजिनल कोई कहते थे ये 2 नंबर है, हम भाई वेरीफाई करवाएंगे, आपको गाड़ी थाने में लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारी गाड़ी बंद करेंगे। वेरिफिकेशन होगा, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन जो भी लगेंगे, तो फिर लोगों को पैसे देने पड़ते थे। आजकल सामने वाला कहता भैया मेरा अगर 2 नंबर है तो तुम चेक कर लो, ऑनलाइन चेक कर लो। तो ये एक काम अच्छा हो गया। पेपर रखने की जो झंझट थी, जहाँ कभी आदमी भूल जाता था, या कहीं रास्ते में होता था ट्रक, तो जैसे इंश्योरेंस फेल होगी, मालिक ने भर दी, लेकिन हार्ड कॉपी तो अब गाड़ी के पास नहीं है, गाड़ी तो रास्ते में आ रही है। तो अभी क्या है, डिजिटल में भी काम चल जाता है। और दोस्तों एक काम किया गया कि पहले जैसे ट्रकों की जो फिटनेस होती थी, नए ट्रक की पहले 2 साल बाद फिर हर साल रेगुलर उसको चेसिस फिटनेस करवानी पड़ती थी, ट्रक हो चाहे बस हो। अभी क्या कर दिया, 8 साल तक हर 2-2 साल बाद चेसिस फिटनेस होती है, हर साल कराने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी आदमी का टाइम और पैसा काफ़ी हद तक बचता है। और ये सिर्फ 8 साल तक ही है, उसके बाद फिर आपको हर साल करवानी पड़ेगी चेसिस फिटनेस। और दोस्तों पहले जो ओडीसी व्हीकल होते थे उसके जो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, परिवहन विभाग से अलग लेनी पड़ती थी, राजमार्ग मंत्रालय या किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी थी, तो सबसे परमिशन अलग अलग लेनी पड़ती थी। उसमें बहुत लंबा समय लगता था, बहुत करप्शन भी होती थी। तो वो जो परमिशन थी ओडीसी वगैरह की, ओडीसी व्हीकल की, तो वो भी जो ऑनलाइन कर दी गई, तो उससे भी बहुत सारी गाड़ी वालों को राहत हुई। दोस्तों और भी कुछ काम किया, जैसे फास्टैग लगाया गया। फास्टैग आप जानते हैं कि पहले जो ऑफलाइन टोल होते थे वहाँ करप्शन होता था, दादागिरी ज़्यादा होती थी, गलत टोल काटा जाता था। फास्टैग आने से आपका टाइम भी बचता है, आपको कैश भी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो ऐसा नहीं है कि कोई आपकी गाड़ी अगर 3 एक्सल वाली है तो 4 एक्सल वाली पर्ची दे दे। तो ये फास्टैग आने से भी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हुई। और दोस्तों एक सबसे बड़ा जो ट्रक इंडस्ट्री में जो फ़र्क आया, जो सबसे बड़ा जिसको मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा परेशानी जिस काम में होती थी, पहले क्या होता था, वैट लगता था, सेल टैक्स के जितने भी चेक पोस्ट होते थे सारी स्टेट्स में होते थे। हर स्टेट में जाके चेक पोस्ट पे रुकना पड़ता था, ट्रांजिट पास बनवाना पड़ता था अगर उस स्टेट का माल नहीं है। अगर ट्रांजिट पास गलत हो गया तो ड्राइवर फंसता था, गाड़ी फंसती थी। और जो व्यापारी था वो कहता था आपने ट्रांजिट पास बनवाया, टीपी बनवाई, जिसको हम बहती भी कहते हैं, तो आपकी गाड़ी फंसी, आपकी गलती से फंसी, हम नहीं जानते हैं। और जिस स्टेट में आपको जाना वहाँ का वे बिल लगता था। अगर वे बिल आपको रास्ते से नहीं मिला, कई बार बोला जाता था, मान लीजिए आपको कलकत्ता जाना, जाओ भाई चिरकुंडा बॉर्डर या किसी बंगाल के बॉर्डर पे इस दलाल के पास जाना, आपको वे बिल मिल जाएगा। और कई बार वहाँ भी 2-2, 3-3 दिन गाड़ी रुकती थी। और सेल टैक्स के जो चेक पोस्ट होते थे वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी होता था, तो वहाँ 2-2, 3-3 दिन गाड़ी रुकती थी, उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, परेशानी अलग से होती थी, पैसे भी लगते थे। और जो डिटेन गाड़ी होती थी उसको कोई मतलब डिटेन वगैरह के पैसे भी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर नहीं देते थे। तो जब जीएसटी लागू हुआ तो ये सब झंझट ख़त्म हो गई।
कोई वेबिल का, कोई रूट का कोई लफड़ा नहीं रहा। गाड़ी वेबिल ना ट्रांसपोर्टर बनाता है, ना गाड़ी वाले को टीपी बनाती है, फैक्ट्री से वेबिल मिलता है जीएसटी का, और गाड़ी अपना जब मर्जी जिधर मर्जी जिस रास्ते से जाए, अगर टाइम से पहले नहीं पहुंच पाई तो उसका टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो गाड़ी वाले के ये सबसे बड़ी जो झंझट होती थी, सेल टैक्स के जो चेक पोस्ट थे वो ख़त्म हो गए। आरटीओ चेक पोस्ट भी ज़्यादातर स्टेट्स में ख़त्म हो गए थे, लगभग सिर्फ 2-3 जो गंदी स्टेट्स थी उनमें आज भी आरटीओ चेक पोस्ट है, जैसे बिहार है, एमपी है, 1-2 स्टेट्स जो है बचे हुए हैं अभी भी। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, लगभग 90% तो ख़त्म हो ही चुके हैं। दोस्तों एक काम है जिसकी तारीफ हर कोई करता है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे विदेश हो, कि भारत में रोड निर्माण, सड़क निर्माण में बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है, बहुत स्पीड में काम किया है। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं सड़क निर्माण में कि दुनिया के लगभग, मुझे लगता है मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, 6-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत तोड़ चुका है। और बहुत ही अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं हमारे भारत में। जैसा कि हमने 20-25 साल पहले हम जब गाड़ी चलाते तो हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे देश में ऐसे रोड बना करेंगे कभी, जहाँ ऐसे रोडों पर हम गाड़ी चलाया करेंगे। आज दोस्तों हमारा देश है जो तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आ गया है। रोड नेटवर्क हमारा वर्ल्ड का दूसरा सबसे है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। आने वाले अगर यही रफ्तार रही 4-5 साल में वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया का रोड नेटवर्क होगा। अब लास्ट जो चीज़ है दोस्तों, लास्ट चीज़ हम कंपेयर करेंगे डीजल को। डीजल का प्राइस, सबसे जो मेन चीज़ है डीजल का प्राइस, ट्रक वालों के लिए जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है डीजल का, क्योंकि एक महीने में एक ट्रक जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए का डीजल पी जाता है। तो चलिए डीजल की हम कंपेयर लास्ट में करेंगे। पहले मैं अभी मैंने आपको जितनी भी काम गिनाए ये एनडीए गवर्नमेंट के गिनाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है नितिन गडकरी को। हाँ, उनको अकेले को नहीं जाता, क्योंकि पीछे से अगर सपोर्ट ना हो तो अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा क्रेडिट नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ना ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी तक कभी हुआ है, तो ना मुझे लगता आगे भविष्य में जल्द होगा। चांस तो कम ही दिख रहे हैं, अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पास्ट में अभी तक ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जैसा नहीं मिला देश को। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूपीए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए थे ट्रक वालों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो काम किया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, पहले जो नेशनल परमिट होता था दोस्तों, वो हर स्टेट का अलग अलग परमिट लेना पड़ता था। 5-5 हज़ार रुपये प्रति स्टेट लेने पड़ते थे। अगर आपके 10 स्टेट का परमिट आपने लिया तो आपको 50,000 रुपये नेशनल परमिट पर साल के लग जाते थे, अपनी होम स्टेट का जो परमिट छोड़ के। तो दोस्तों ये उन्होंने काम किया। उसके बाद लगभग अभी 20,000 रुपये से थोड़े कम लगते हैं, उसमें आपको पूरे ऑल इंडिया का परमिट मिल जाता। हालांकि इससे भी मार्केट को असर पड़ा कि मार्केट में इसके किराए कम हुए, जो कुछ फिक्स रूट्स में ट्रक चलते थे वो कहीं भी आने जाने लगे, तो मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आया। लेकिन इसमें सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ही काम किया था, क्योंकि जो आपका खर्च 40-50 हज़ार रुपये 4 स्टेट का ही लेना हो तो 20,000 लग जाता था। अभी 20,000 में आपको ऑल इंडिया का परमिट मिल जाता है। ये यूपीए सरकार की, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसके टाइम में ये काम हुआ था। और एक काम उन्होंने नेशनल परमिट के ऊपर ही दोस्तों किया था, वो ये काम था कि पहले जो नेशनल परमिट होता था ट्रकों के ऊपर वो 12 साल तक लागू होता था। 12 साल के बाद फिर आपको ट्रक जो है लोकल अपनी स्टेट में चलाना पड़ता था। जहाँ आसपास की स्टेट में जाना हो तो उसकी परमिशन लेके अपना टेम्प्रोरी परमिट, टीपी जिसको कहते हैं, बनाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, वो 12 साल से हटा के नेशनल परमिट को 15 साल उसकी जो लिमिट कर दी, क्योंकि गाड़ियाँ हैवी हो गई, मजबूत हो गई। अब 15 साल तक गाड़ी ऑल इंडिया परमिट में चल सकती है। तो दोस्तों रोड्स का निर्माण भी यूपीए गवर्नमेंट में भी हुआ है। हाँ, थोड़ा उनकी रफ्तार कम है। जैसे कहा जाता कि जैसे अटल बिहारी जी के टाइम में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण जो है, जो जाल बिछना, नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन ये सब बनने चालू हुए, एक्सप्रेस वे, तो उनकी जो रफ्तार से लगभग 24 किलोमीटर पर डे थी। मनमोहन सिंह के टाइम में थोड़ी सी डाउन हुई, 12 किलोमीटर पर डे पे आई। अभी फिर लगभग 37-38 किलोमीटर पर डे तक अभी वाली जो सरकार है इसको खींच के लेके गई है। तो दोस्तों ये सब काम मैंने आपको गिना दिए। हालांकि 2-3 ही काम किए हैं यूपीए गवर्नमेंट ने, मुझे इससे ज़्यादा याद नहीं है। मैं लगभग इस काम में 25-26 साल से मुझे ज़्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई काम है। अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन लास्ट में सबसे जो बात करेंगे, सबसे जो मेन मुद्दा वो है डीजल का।
डीजल में दोस्तों क्या प्राइस, मैं यहाँ दिल्ली का प्राइस ले रहा हूँ, आपको बताता हूँ। सब स्टेट्स में प्राइस अलग अलग है। इंडिया में आज भी 84 रुपये से ले के लगभग 97 रुपये तक डीजल के प्राइस हैं अलग अलग स्टेट में। इंडिया में इतना डिफरेंस है, इसीलिए मैं एक स्टेट का डीजल का प्राइस ले रहा हूँ, वो दिल्ली का। तो दोस्तों 2004 में जब मनमोहन सिंह की जी सरकार आई थी तो 22 रुपये 74 पैसे डीजल का प्राइस था, जिसको हम 23 रुपये मान के चलेंगे, राउंड फिगर ले लेते हैं क्योंकि पैसे को हटा देते हैं। और 2014 जब उनकी सरकार गई तो डीजल का प्राइस था 55 रुपये 48 पैसे, हम 56 रुपये मान के चलते हैं। तो दोस्तों 23 से 56 रुपये मतलब 143.47% का इजाफा हुआ, लगभग 2.5 गुना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 250 रुपये होगी। उनके 10 साल के शासनकाल में डीजल का जो प्राइस था लगभग 2.5 गुना हुआ, 147% उसका जो इजाफा हुआ। उसके बाद फिर आई भाई साहब मोदी सरकार। मोदी सरकार के समय में फिर हम देखेंगे 55 रुपये 48 पैसे यानी 56 रुपये जो डीजल था वो उनके अभी सरकार के अभी जो दिल्ली का करंट प्राइस है, आज 2024 है, अप्रैल का महीना है, 87 रुपये 62 पैसे, 88 रुपये राउंड फिगर में मैं पकड़ के चल रहा हूं। तो इनकी सरकार में दोस्तों अभी डीजल का रेट अभी तक 10 सालों में 57.14% यानी 1.5 गुना लगभग हुआ है कि 100 रुपये की चीज़ हो 150 रुपये हो गई। वहाँ 100 की 250 ही थी, यहाँ 100 की 150 ही। उनकी सरकार में 143% से ऊपर, इनकी सरकार में 57% से ऊपर का इजाफा हुआ है। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में डीजल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े थे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान इसमें रखना होगा क्योंकि वहाँ उस समय जो कच्चे तेल का भाव था प्रति बैरल वो बहुत ज़्यादा था, आज उतना नहीं है। लेकिन उसमें भी एक फिर घपला है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। उसमें क्या हुआ था, 35,000 करोड़ के लगभग इन्होंने जो ऑयल कंपनीज़ है मनमोहन सिंह सरकार ने उनको बॉन्ड इशू किए थे कि ये पैसे हम आपको धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन आप डीजल के प्राइस मत बढ़ाइए, जो आपका नुकसान होगा हम धीरे धीरे उसकी भरपाई करेंगे। तो इसलिए डीजल के प्राइस अभी और बढ़ने थे, लेकिन उन्होंने उतने बढ़ने नहीं दिए। पर वो सारे जो 35,000 करोड़ के जो जितने भी बॉन्ड थे वो सारे अभी वाली गवर्नमेंट ने दोस्तों चुकाए हैं, भरे हैं। तो ये दोस्तों मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से जो भी मुझे जानकारी थी, जो मेरी पर्सनल जानकारी थी, जहाँ जो भी डाटा मैंने इकट्ठा किया था उसके ऊपर मैंने पूरी ये वीडियो बनाई है। तो आपने देख लिया। मेरे हिसाब से अगर मैं ईमानदारी से बात कहूँ कि यूपीए की बजाय एनडीए गवर्नमेंट अगर ट्रकों के बारे में अगर जो उन्होंने काम किया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर तो बहुत भारी पड़ती है। यूपीए कहीं ठहरती नहीं, 1-2 काम ही उन्होंने किए। और डीजल का प्राइस देखिए, लोगों को ये तो दिखता है कि 100 का 150 हो गया, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई 30 की चीज़ 100 हो गई वो लोगों को ज़्यादा नहीं लगती। जबकि वो वहाँ परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए उस समय उस 10 साल में जो डीजल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, अभी उतने नहीं बढ़े हैं। तो दोस्तों और भी चीज़ों का देखना होगा। इस दौरान आपको कोरोना और जीएसटी भी लागू हुआ, बहुत सारे अड़चने भी आई हैं। तो उस हिसाब से चलिए हम उन विषयों पर जाते नहीं। हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो है ट्रकिंग या ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री का। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मैंने आपको बता दिया कि जितने काम एनडीए ने किए उतने यूपीए ने नहीं किए। यूपीए ने 2-3 काम किए। आपको कोई याद हो तो ज़रूर बता देना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।